Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. टॉपिक इज एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. सो एडजस्टमेंट्स में हमने 5 तरह की एडजस्टमेंट्स सीखनी होती हैं. इसमें सबसे पहले है जी बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिन बच्चों ने ओ लेवल्स में अकाउंट्स पढ़ा है, दे आर familiar with this area, but this is so easy. Bad debts, सबसे पहले कि वो कस्टमर जिसके बारे में हम कंफर्म हों कि हमें उससे पेमेंट रिसीव नहीं हो सकेगी, दैट इज इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स. वो कस्टमर जो ड्यू टू एनी रीज़न, जिसके बारे में हम कंफर्म अपना माइंड बना लेंगे हमें इससे पैसे नहीं मिलेंगे और कोर्ट में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सच पैसे हमें नहीं मिलने, तो उसको फिर हम अपनी बुक्स में एक बैड डेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, या इररिकवरेबल डेट्स. सुटेबल इज इररिकवरेबल डेट्स, द न्यू वर्ड suggested by Cambridge, that is irrecoverable debts. इसकी रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे बैंकरप्ट हो जाता है हमारा कस्टमर, वो हमसे फ्रॉड कर जाता है, या उसको इतने हैवी लॉसेस हो गए हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि हमें पे कर सके. अब क्योंकि ये एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, तो उसकी जब हम डबल एंट्री सीखेंगे तो डबल एंट्री क्या है जी, कि आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें और रिसीवेबल्स और डेटर्स को क्रेडिट कर दें. क्योंकि जब एक कस्टमर है वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब बैड डेट हो गया, तो हमारे रिसीवेबल्स रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, सो एंट्री क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड डेटर्स आर रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट. सो ये है जी बैड डेट्स. उसके बाद डाउटफुल डेट्स. तो डाउटफुल डेट्स जैसा कि नाम से ही समझ आ रही है कि वो कस्टमर जिसके बारे में हम थोड़े कंसर्न हों, थोड़े से डाउटफुल हैं कि वी आर नॉट श्योर कि हमें उससे पेमेंट रिसीव हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, लेकिन ये अभी बैड डेट्स नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हम उसके बारे में वरीड ज़रूर हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है. अब वो सिचुएशन क्या होती है कि जब हम थोड़े कंसर्न हो जाते हैं, जैसे एक कस्टमर है जो कि बहुत टाइम हो गया वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा, एक लंबा अरसा गुजर गया, जितना हम उसको नॉर्मली टाइम देते थे उससे भी 2-3 महीने ऊपर हो गए हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जहन में आ जाता है कि पता नहीं हमें ये पेमेंट रिसीव हो सकेगी या नहीं हो सकेगी. इसी तरह से हमारा एक कस्टमर है जो कि थोड़े क्राइसिस का शिकार है, उसकी सेल्स बहुत डाउन हो गई है, उसके एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं उसको. तो ऐसा कस्टमर जो आजकल मुश्किल हालात जिसके चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम थोड़े वरिड हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे जो उसकी तरफ पैसे हैं वो मिलने हैं या नहीं मिलने, क्या बने. अब ऐसी सिचुएशन में हमने करना क्या है, इस सिचुएशन को एज एन अकाउंटेंट मैंने कैसे हैंडल करना है. तो उसके लिए हमें बताया जाता है कि जब कोई डाउटफुल डेट हो, डाउटफुल अमाउंट हो, तो हम उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं. प्रोविजन अगर हम कहें जी इट्स अ लाइबिलिटी, ऐसा ये लाइबिलिटी नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमने किसी के पैसे तो नहीं देने, लेकिन प्रोविजन का एक मीनिंग जरूर समझ आता है कि वी कैन से कि इट्स जस्ट अ सेपरेटली रिटन और सेपरेटली हाईलाइटेड अमाउंट, कि जिसके बारे में हम थोड़े कंसर्न हो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए कि भाई ये अमाउंट थोड़ी डाउटफुल है. अब क्योंकि हमारा ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंस होता है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड, मतलब अभी ये एक्सपेंस हुआ नहीं है लेकिन लगता है कि हो जाएगा. अब अकाउंट्स के अंदर जब ये सिचुएशन अराइज होती है कि लगता है कि एक्सपेंस हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमने फॉरेन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना होता है.
तो उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी कि हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें। फिर से सोच लें कि डाउटफुल डेट्स की जो सिचुएशन है वो क्या है, दैट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड बैड डेट्स। और अकाउंट्स के अंदर ये जो एक्सपेक्टेड बैड डेट्स या एक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं, इनको फौरी तौर पे रिकॉर्ड करना होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें गाइड करता है कि आपने फौरन एक्सपेंस को लिखना है। अब जब हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करवाएंगे तो कैसे, कि आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर दें। तो जब हम एक बार प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं तो इसको फिर हमने अपनी बुक्स में कैरी ऑन रखना होता है, मीन्स कि इसको एडजस्ट करते रहना होता है या रिवाइज करते रहना होता है। एट एवरी ईयर एंड हम अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हम प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन के बाद या तो हम देखेंगे कि प्रोविजन की अमाउंट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अब अगर तो इंक्रीज कर रही है तो उसकी डबल एंट्री सेम है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट डिक्रीज कर रही हो तो जो बेसिक एंट्री है उसको ऑपोजिट कर दें आप। तो बेसिकली ये एक ही एंट्री है जो कि बार बार हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिक वन इंक्रीज है तो सेम एंट्री, अगर डिक्रीज है तो उसको अपोजिट कर दिया जाए। कैसे, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर दें और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दें। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होती है, उसकी बेसिक एंट्री, उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज, हमने इसको समझा। आगे चलते हैं। हियर इज कि हमने बैड डेट्स को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपने इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे शो करना है। तो अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की तो क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड कर देंगे, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हो रही है कि डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देना, और अगर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो तो उसको लेस कर दिया जाएगा। तो एक वक्त में कुछ एक ही होना है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों एक वक्त में नहीं होने। और जो बैड डेट्स हैं ये तो कंफर्म है कि ये एक्सपेंस है, तो इसको मैंने लेस करवा देना होता है फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आ जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है a segment of the document, not full-fledged statement of financial position, कि वो सेगमेंट जिसमें हम अभी कोई अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उसको बनाएंगे। तो वो क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स के अंदर हमने रिसीवेबल्स और डेटर्स को शो करना होता है। तो डेटर्स की अमाउंट में से हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जितनी भी डाउटफुल अमाउंट है उसको लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट फाइनल कंसीडर की जाएगी। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इटसेल्फ लेजर अकाउंट अगर हमें बनाना पड़ जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो याद रखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दैट विल बी ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, ये कभी भी डेबिट साइड पे आप नहीं देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। अब थोड़ी देर पहले हम डबल एंट्रीज देख रहे थे, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो क्या डबल एंट्री है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो अब देख लें कि हम इंक्रीज के साथ हम क्या कर रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो ब्रैकेट में हम मजीद एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हम क्रेडिट साइड पे इस वक्त करें।
उसके बाद इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसकी डबल एंट्री अगर आप रिकॉल करें तो वो क्या थी कि जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करें और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करें। तो हमने इसको डेबिट किया, यहाँ पे लिख दिया इनकम स्टेटमेंट। अब ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डबल एंट्री के अकॉर्डिंगली जर्नल से हम लेजर में जा रहे हैं। जो अभी हमने पहले जर्नल एंट्री सीखी उनको अब हम लेजर्स में शिफ्ट कर रहे हैं और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स समझाए गए हैं कि जो बैड डेट्स पे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे अप्लाई होते हैं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ये क्या है कि हम किसी भी मोमेंट पे एसेट को या किसी इनकम को ओवरस्टेट नहीं कर सकते या किसी भी एक्सपेंस को अंडरस्टेट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी तरह से है मैचिंग कॉन्सेप्ट या एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी स्पेसिफिक ईयर में जो उस टाइम पीरियड से रेलेवेंट इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, उनको उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी भी दूसरे टाइम पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो देखें, अगर 2019 की सेल्स को ले लिया जाए तो उसकी सेल्स में से, रिसीवेबल्स में से अगर कोई अमाउंट डाउटफुल है या बैड डेट होने वाली है, उसको 2019 में ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। उसको आगे 2020 में लेके जाना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और सूटेबल। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग है, दैट इज आल्सो अगेन टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड एक वर्कशीट आपको शेयर की जाएगी, उसको भी आप स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चंस की वर्कशीट है उसके साथ ये कॉन्सेप्ट की वर्कशीट आपको दी जाएगी। तो ये स्लाइड्स आपको जूम पे ही मिल जाएंगी, आप इनको दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस और उनकी मार्किंग स्कीम्स फॉर प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो आपको गूगल क्लासरूम में मिलेंगे। इसके साथ साथ आज की क्लास के बाद आपको प्रीवियस टॉपिक विच वाज डबल एंट्री एरर्स, उसकी एक असाइनमेंट आपको शेयर की जाएगी। इस असाइनमेंट को आप एज अ टेस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो आप सॉल्व करेंगे और उसको गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करवाएंगे। तो अगर ये एज ए टेस्ट है तो इसके मार्क्स लगने हैं, आपकी मार्किंग होगी और वो अपलोड कर दी जाएगी ऑन द रिजल्ट शीट। और जो भी रिकॉर्ड स्कूल मेंटेन कर रहा होगा, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो असाइनमेंट इन टाइम आप सबमिट करें, क्योंकि इस वीक के फ्राइडे तक आपके पास डेडलाइन है। तो विद इन डेज आप उसको जरूर सबमिट करें। अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो, अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस की कलेक्शन से पहले देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आप इनको जरूर स्टडी करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे।
अभी हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए रिगार्डिंग आवर टॉपिक, दैट वाज एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो अगर हम आगे आए तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? The provision for doubtful debts at 1st August 2015 was 1940 और 1st August 2015 यहाँ से अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है तो दिस ईयर विल बी एंडेड एट 31st जुलाई 2016। सो अगस्त 15 से जुलाई 16 तक हमारा ईयर है। तो ये क्या कह रहे हैं? एक तो साल के पहले दिन हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट दी हुई है, उसके बाद रिसीवेबल्स हैं एट द ईयर एंड डेट, देन वी आर गिवन इंफॉर्मेशन a customer owing $2100 has been declared bankrupt, this amount is to be written off। कि एक बैड डेट हुआ है लेकिन अभी उसको रिकॉर्ड नहीं करवाया, वो हम रिकॉर्ड करवाएंगे। देन एक कस्टमर है owing $900 did not pay within the agreed credit terms, a customer, यहाँ पे कस्टमर का नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन एक स्पेसिफिक कस्टमर है जिससे हमने $900 लेने हैं और वो उसने बहुत डिले कर दिया है, उसने एग्रीड टाइम के अंदर पे नहीं किया, तो देयर आर कंसर्न्स अबाउट द रिकवरी ऑफ दिस डेट। तो जब कंसर्न्स अराइज होते हैं तभी तो एक अमाउंट डाउटफुल होती है। तो ये जब एक स्पेसिफिक कस्टमर से अमाउंट हमें बताई जाए कि जी फलां कस्टमर से जो पैसे लेने हैं दैट इज डाउटफुल, तो इसको स्पेसिफिक प्रोविजन का नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक प्रोविजन। और इस तरह से जो हम एक परसेंटेज लेते हैं ऑन द रिसीवेबल्स अमाउंट, ये जनरल प्रोविजन इसको बोला जाता है। ये आप डेफिनेशंस नोट भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है। A receivable amount from any specific customer when it is doubtful, the provision created for any specific customer will be named as specific provision। और जनरल प्रोविजन क्या होती है? A percentage for provision for doubtful debts calculated on the receivables amount, it is named as general provision। तो ये जो 5% हमने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आप जरा वर्डिंग को देखें। दिस इज ऑन द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। पहले तो टोटल रिसीवेबल्स में से ये बैड डेट्स लेस हो जाएंगे, और बैड डेट्स लेस करने के साथ साथ हम ये स्पेसिफिक प्रोविजन को भी माइनस कर लेंगे, और जो वैल्यू बचेगी एट द एंड उसके ऊपर मैंने 5% कैलकुलेट करना है। और ये जो 5% की वैल्यू होगी, दिस वन एंड 900 दोनों को ऐड करके, दोबारा से समझ लें, जो हम 5% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो और ये 900 दोनों को ऐड करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। तो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि 900 हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो आंसर इज ये जो $900 की अमाउंट है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोविजन। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही है। सिर्फ हमारे लिए नया क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो दो हिस्सों में कैलकुलेट होगी। वंस ये जो स्पेसिफिक कस्टमर बता दिया गया, और सेकंड स्टेज पे जो हमने 5% ऑफ द रिमेनिंग रिसीवेबल्स लेना है। मैंने रिमेनिंग को एक्सप्लेन किया कि कैसे रिमेनिंग कैलकुलेट होंगे। टोटल रिसीवेबल्स में से पहले आप 2100 माइनस करें, फिर 900 भी माइनस करें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर मैं 5% लूंगा। दैट 5% अमाउंट एंड 900 अमाउंट दोनों को एड अप करके we will get the closing balance of provision for doubtful debts। अब वो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम कंपेयर करेंगे विद द क्लोजिंग विद द ओपनिंग provision for doubtful debts amount। तो वहां पे हम इंक्रीज और डिक्रीज
जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो करके देख सकते हैं कि आप क्या करें, 48,500 में से माइनस कर दें जी 2,100, मजीद माइनस कर दें 900, तो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 45500। 45500 इसका आप ले लें 5%, दैट विल बी 2275, 2275, 2275, दिस इज बेसिकली 5% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। इसमें 900 ऐड करें तो टोटल अमाउंट बन जाती है 3175, 3175। अब ये 3175 बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको आप कंपेयर करें ओपनिंग बैलेंस से, और ओपनिंग बैलेंस है 1940। तो 1940 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, वी कैन सी देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन, दैट इज 1235। 1235 की अमाउंट जो है, दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इंक्रीज की अकॉर्डिंगली हम एक डबल एंट्री कर लेंगे। डबल एंट्री करने इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। उसका फायदा क्या होगा कि ये जो ए का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एक लेजर अकाउंट बनाएं। इसका ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 1940, और इंक्रीज इन प्रोविजन की अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 1235। हम लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन प्रोविजन। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिख देंगे 3175। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि जी बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे शो करेंगे और इनकम स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट को पहले समझेंगे, वट एवर इज द ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट समझा। उसमें से एक तो हमने लेस करवा देना है बैड डेट्स 2100, और साथ ही हमने लेस करवा देना है 1235 का इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो दोनों ने लेस ही होना है, बैड डेट्स ने भी और इंक्रीज इन प्रोविजन ने भी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा कि जब हम करंट एसेट्स में ये रिसीवेबल्स लिखेंगे 48,500, उसमें से एक तो लेस होना है 2100, और मजीद लेस हो जाना है 3175, विच इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंस में लेस होना, नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज इज मैनेज्ड इन इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने क्लोजिंग बैलेंस लेस करना होता है फ्रॉम द रिसीवेबल्स। सो दिस इज हाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मैनेज्ड। इस क्वेश्चन में हमने स्पेसिफिक प्रोविजन को भी सीखा और जनरल प्रोविजन को भी सीखा। ये डेफिनेशंस आपने जरूर नोट कर लेनी है। इसी क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, ए एंड बी पार्ट। अभी आपने नेक्स्ट पार्ट नहीं करना, वो मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन वो बेसिकली एक्रूवल्स की बेस पे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्रूवल्स को ही डिस्कस करेंगे और दोबारा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने के बाद आप 2 पे आएंगे, देन नंबर 1 पे। ठीक है, तो ग्रेजुअली आपने तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये अटेम्प्ट करके आप उसकी पिक्स अपने वर्किंग की गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। वो वर्किंग मैं देखूंगा, चेक करूंगा, उस पर आपको फर्दर गाइडेंस दी जाएगी कि हाँ भाई जो आपने वर्किंग की है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और जो प्रीवियस टॉपिक का टेस्ट आपको दिया जाएगा, टेस्ट की शीट आपको शेयर की जाएगी गूगल क्लासरूम में, वो आपने सॉल्व करना है, और उसकी भी पिक्स उधर ही गूगल क्लासरूम में ही सबमिट होनी है। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।